राजस्थान के एक भयानक रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानी, कालाकुंड का रहस्य। दूसरा अध्याय, चीखती हुई परछाइयां। सुबह की पहली किरणें जब कालाकुंड स्टेशन पर पड़ीं तो नीरज ने थोड़ी राहत की सांस ली। सूरज की रोशनी में वो भयानक आकृति सिर्फ एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। उसने रात भर के अपने अनुभव को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि ये सब उसकी थकान और अजीब जगह के कारण हुआ होगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और उसके दिमाग में उस महिला का खाली चेहरा घूम रहा था जो बार बार पूछ रही थी, ट्रेन कब आएगी। नीरज ने जैसे तैसे अपनी सुबह की ड्यूटी पूरी की और अपने क्वार्टर में लौट आया। उसने अपने कुछ पुराने रेलवे सहयोगियों को फ़ोन किया, लेकिन जब उसने कालाकुंड स्टेशन का जिक्र किया तो सबने एक अजीब सा सन्नाटा साध लिया। कुछ ने तो सीधे सीधे कहा कि वो उस जगह को छोड़ दे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया, कालाकुंड कोई सामान्य जगह नहीं है नीरज, वहाँ से कई कहानियाँ जुड़ी हैं और उनमें से ज़्यादातर अच्छी नहीं है। इन बातों ने नीरज की चिंता और बढ़ा दी। उसने सोचा कि शायद उसे स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। दोपहर में नीरज उस गांव की ओर चल पड़ा। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग धूप सेंक रहे थे। नीरज ने उनसे कालाकुंड स्टेशन के बारे में पूछा और देखते ही देखते उनके चेहरों पर डर की लकीरें उभर आईं। एक बुजुर्ग ने, जिसकी आंखें उम्र से धुंधली पड़ चुकी थीं, धीमी आवाज में बताया, बेटा वो स्टेशन शापित है, वहाँ कई आत्माएं भटकती हैं। उस भयानक हादसे के बाद कोई भी वहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी रात में उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उस रात मारे गए थे। वे अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, वह ट्रेन जो कभी नहीं आई। दूसरे ने जोड़ा, कई लोगों ने वहाँ अजीब चीज़ें देखी हैं, परछाइयाँ जो खुद ब खुद चलती हैं, ट्रेन की सीटी जो अचानक बज उठती है जब कोई ट्रेन पास नहीं होती, और कभी कभी तो एक भयानक चीख भी सुनाई देती है, मानो कोई बहुत दर्द में हो। नीरज ने जब उन्हें उस रात वेटिंग रूम में देखी गई महिला के बारे में बताया तो बुजुर्गों के चेहरे और पीले पड़ गए। वो भटकी आत्मा है बेटा, एक महिला ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वो उसी ट्रेन में सवार थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रही है, लेकिन उसकी ट्रेन कभी नहीं आएगी। गांव वालों की बातें सुनकर नीरज के मन का डर और पुख्ता हो गया। वो समझ गया कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गया है जहां विज्ञान और तर्क की कोई जगह नहीं थी। रात फिर से आ गई और नीरज को अपनी रात की ड्यूटी पर लौटना पड़ा। इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर छाया, हर आहट उसे डरा रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे। नीरज कंट्रोल रूम में बैठा था और उसने अपनी नज़रें बाहर प्लेटफॉर्म पर जमा रखी थीं। उसने सोचा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो वो भाग जाएगा। तभी उसने फिर से वो फुसफुसाहट सुनी। इस बार वो एक नहीं बल्कि कई आवाज़ें थीं जो एक साथ बोल रही थीं, लेकिन उनकी बातें अस्पष्ट थीं, मानो वे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हों। हवा में अचानक एक बर्फीली ठंडक आ गई और कंट्रोल रूम की लाइटें टिमटिमाने लगीं। नीरज ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। वे ठोस नहीं थीं, बल्कि धुंधली और पारदर्शी थीं। उनमें से कुछ बच्चों जैसी थीं, कुछ बूढ़ों जैसी और कुछ युवा लोगों जैसी। वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। उनकी धीमी, कराहती हुई आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। नीरज काँप रहा था। ये वही आत्माएं थीं जिनकी बात गांव वालों ने की थी। वे सब उस भयानक दुर्घटना के शिकार थे और आज भी यहाँ भटक रहे थे। परछाइयों में से एक, जो एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, कंट्रोल रूम की खिड़की के पास आई। नीरज ने देखा कि बच्चे की आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। बच्चे ने अपना छोटा हाथ खिड़की के शीशे पर रखा और नीरज को लगा जैसे उसके हाथ में एक बर्फीला करंट दौड़ गया हो। माँ, कहाँ हो माँ? बच्चे की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी दर्दनाक कि नीरज का कलेजा मुंह को आ गया। नीरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना की कि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो बच्चा अभी भी खिड़की पर था और अब उसके पीछे कुछ और परछाइयां भी थीं। वे सब उसे घूर रही थीं। उनकी खाली आंखें उसे अंदर तक भेद रही थीं। अचानक स्टेशन पर तेज हवा चलने लगी। धूल और सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। फिर दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये एक सामान्य ट्रेन की सीटी नहीं थी। ये एक लंबी, चीखती हुई सीटी थी जिसमें दर्द और निराशा मिली हुई थी। परछाइयों में हलचल मच गई। वे सब प्लेटफॉर्म के किनारे पर इकट्ठा हो गईं, मानो किसी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही हों। नीरज ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। ये वही मटमैली रोशनी थी जो उसने पिछली रात वेटिंग रूम में देखी थी। रोशनी के साथ उसे एक ट्रेन के लोहे के पहियों के पटरी पर रगड़ने की धीमी, घिसटती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ डरावनी थी, मानो लोहे की जगह हड्डियों को घसीटा जा रहा हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आने लगी। ये एक पुरानी जंग लगी ट्रेन थी जिसके डिब्बे टूटे फूटे थे। खिड़कियां खाली थीं, लेकिन नीरज को लगा कि अंदर कई आंखें उसे घूर रही हैं। ट्रेन से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और इंजन से कोई सामान्य आवाज़ नहीं आ रही थी। ये एक भूतिया ट्रेन थी, आत्माओं की ट्रेन। जैसे ही ट्रेन रुकी, परछाइयां धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बों की ओर बढ़ने लगीं। वे एक एक करके ट्रेन में चढ़ने लगीं, मानो वे अपनी मंजिल पर जा रही हों।
नीरज को लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर वो हिला तो शायद वो भी इन आत्माओं के साथ ट्रेन में चढ़ जाएगा। एक पल के लिए नीरज को लगा कि उसे उस महिला की आवाज़ सुनाई दे रही है जिसे उसने पिछली रात देखा था। आ जाओ, हमारे साथ आओ। नीरज ने अपने दांतों को भींच लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को कंट्रोल रूम की दीवार से चिपका लिया। कुछ ही पलों में ट्रेन की धीमी घिसटती हुई आवाज़ फिर से सुनाई दी। ट्रेन चलने लगी और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वो आई थी। परछाइयाँ भी उसके साथ गायब हो गईं और स्टेशन पर फिर से वही भयानक सन्नाटा छा गया। जब सूरज उगा तो नीरज ने देखा कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसके पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। उसने फैसला कर लिया था, वो कालाकुंड स्टेशन पर और नहीं रुकेगा। उसे अपनी जान प्यारी थी, लेकिन क्या वो इतनी आसानी से इस शापित जगह से बच पाएगा, या कालाकुंड का रहस्य उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था? ये कहानी का दूसरा अध्याय था। नीरज के लिए यह अनुभव बेहद डरावना रहा है। आगे क्या होगा? क्या वो बच पाएगा?